गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे, बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर जिसका नाम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है। आज हम इस पेपर के सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा कीमत रेखा के विषय में अध्ययन करेंगे, पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह तटस्थता वक्र विश्लेषण से संबंधित है। तटस्थता वक्र विश्लेषण, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। तटस्थता वक्र विश्लेषण से संबंधित आपका ये टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड तथा कीमत रेखा, प्राइस लाइन। यहाँ पे ये आपके सब टॉपिक हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा कीमत रेखा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। तो शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर या इसी को हम सीमांत प्रतिस्थापन दर भी बोलते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या शार्ट में एमआरएस करके भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा जो है, सबसे पहले हम एमआरएस के बारे में पढ़ेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर या प्रतिस्थापन की सीमांत दर तटस्थता वक्र विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण या टूल है। जिस प्रकार से उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता का महत्व है, उसी प्रकार से तटस्थता वक्र विश्लेषण में आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर का महत्व है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, इस पर हम चर्चा करें। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर, जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई चाहता है और अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है कि जो दूसरी वस्तु, क्योंकि दो वस्तुओं की बात हो रही है, यहां पर भी दो वस्तुओं की बात होगी। तटस्थता वक्र विश्लेषण मान्यता याद करिए, बाजार में केवल दो ही वस्तुएं हैं। तो उसी विश्लेषण के अंतर्गत हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहां पर भी हम दो वस्तुओं की बात करेंगे। तो दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो एक वस्तु की यदि अधिक मात्रा चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा का परित्याग करना पड़ेगा। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा का परित्याग करता है। एक वस्तु की एक्स्ट्रा अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाई या कुछ मात्रा का परित्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। एक कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये कहावत यहाँ पे चरित्रार्थ हो रही है पूरा पूरा।
ये भी यही कहता है कि एक वस्तु की यदि आपको अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करनी है तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का क्या करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, है ना। यदि इसको हम सीमांत प्रतिस्थापन दर को और भी सरल ढंग से इसको परिभाषित करें तो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है, यदि हम मान लें कि दो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का नामकरण कर दें। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की यदि हम बात करें तो एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर वाई वस्तु की वह दर होती है जो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को परित्याग करना पड़ता है। एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर वाई वस्तु की वह मात्रा होती है या वह दर होती है जो कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए परित्याग करता है, छोड़ता है, घटाता है, कम करता है। यानी एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु का क्या करता है, परित्याग करता है। बात समझ में आ गई। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, एक्स वस्तु की, देखिए यहां पर हम एक्स वस्तु की कह रहे हैं, एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होता है, वाई वस्तु की वह दर होती है या वाई वस्तु की वह मात्रा होती है जिसके लिए उपभोक्ता एक्स वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की मात्रा का परित्याग करता है या एक्स वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए परित्याग करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं या प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, जिसमें हम एक टेबल के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा इसको और भी एक्सप्लेन करने और भी इसको स्पष्ट करें ताकि आपको जो है अच्छी तरह समझ में आए। तो आइए हम जो है इसको एक सारणी के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो सारणी के द्वारा समझने के लिए जो है हम एक टेबल यहां पे बना ले रहे हैं। टेबल बनाएंगे। टेबल में मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, यहां पे हम सारणी बना दे रहे हैं। सारणी सारणी द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे इसका। तो यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम करेंगे क्या कि संयोग क्रम लेंगे, संयोग या केवल संयोग लिखिए चाहे संयोग क्रम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी आपको दो वस्तु लेनी पड़ेगी। मान लीजिए दो वस्तु, एक आप सेब ले रहे हैं, दूसरी वस्तु आप ले रहे हैं मान लीजिए संतरा। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहां पे जब हम एमआरएस निकालेंगे तो x y के रूप में निकालेंगे ताकि लिखने में आसानी हो। अब यहां पे हम क्या निकालेंगे, सीमांत प्रतिस्थापन दर। यहां पे लिखेंगे x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको क्या बोलेंगे,
MRS XY। अभी इसको हम एक फार्मूला के द्वारा कैसे इसको निकाला जाता है इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आइए देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल में। यहाँ पे हम कुछ संयोग को लेंगे। संयोग में आप जैसे A संयोग है, B संयोग है, C संयोग है। यहाँ पे हम लाइन खींच दे रहे हैं ताकि क्लियर रहे। यहाँ पे मान लीजिए D संयोग है, यहाँ पे मान लीजिए कुल हम 5 संयोग ले रहे हैं। 5 संयोग ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ पर हम सेब और संतरे की क्या लिखेंगे? मात्रा। यहाँ पर आप मात्रा लिख सकते हैं की मात्रा। ठीक है, तो मात्रा ले रहे हैं। मान लीजिए इसकी मात्रा 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी मात्रा हम ले रहे हैं मान लीजिए 20 14 10 8 7। कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये भी क्या है, कल्पित आंकड़े हैं, लेकिन आपको लिखने का क्रम जो है क्या होना चाहिए कि एक वस्तु का बढ़ता हुआ होना चाहिए, दूसरे वस्तु की मात्रा क्या होनी चाहिए? घटती हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसे निकालें। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर 2 तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। देखिए यहाँ पहली बात x वस्तु y वस्तु 2 वस्तु है मान लीजिए, तो x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको हम बोलते हैं MRS सीमांत प्रतिस्थापन दर। x की y के लिए, x की y के लिए 2 लेंगे तो ऐसे लिखेंगे XY लिखेंगे, और इसका फार्मूला होता है निकालने का डेल्टा y अपान डेल्टा x, जहां पे डेल्टा शब्द जो है परिवर्तन को दिखाता है। डेल्टा y का मतलब होता है कि y में परिवर्तन, डेल्टा x का मतलब क्या है? x में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब होता है कमी या वृद्धि। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? कमी या वृद्धि। तो x में कमी या वृद्धि बटे y में कमी या वृद्धि बटे x में कमी या वृद्धि। ठीक है, और दूसरा होता है यदि हम निकालना चाहें y की x के लिए, ऐसा भी निकाल सकते हैं। y की x के लिए आप निकालना चाहते हैं MRS सीमांत प्रतिस्थापन दर, तो उसको लिखेंगे MRS, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा YX करके रहेगा। ठीक है, YX बराबर फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, डेल्टा x अपान डेल्टा y हो जाएगा, यानी x में परिवर्तन बटे y में परिवर्तन। तो यदि y की निकालनी है x के लिए तो ये फार्मूला लगेगा, और x की निकालनी है y के लिए तो ये फार्मूला लगेगा। ये जो मैंने लिखा है, लिखने के तरीके को आप बदल के भी बोल सकते हैं। जैसे हमने लिखा है x की y के लिए, तो आप बोल सकते हैं इसको कि y के लिए x की सीमांत प्रतिस्थापन दर, y के लिए x की सीमांत प्रतिस्थापन दर, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर जैसे लिखा वैसे बोल सकते हैं कि x की y के लिए सीमांत। देखिए कंफ्यूजन इसमें थोड़ा होता है ना, इसलिए बहुत ही ध्यान समझेंगे तो बातें समझ में आएंगी आपको। x की, यहाँ पे जो हम सीमांत प्रतिस्थापन दर निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं? x की निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? हम y के लिए निकाल रहे हैं, है ना। y के लिए रेट किसका निकाल रहे हैं? हम x की निकाल रहे हैं। MRS किसका निकाल रहे हैं? x की निकाल रहे हैं। इसको लिखेंगे कैसे? XY करके लिखेंगे। लिखने का तरीका भी है, देखिए यहाँ XY करके लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? YX करके लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया कि y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। यहाँ क्या हो जाएगा? x में परिवर्तन बटे y में परिवर्तन। यहाँ पर जो हमने लिखा है, जो हम सीमांत प्रतिस्थापन दर निकाल रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम निकालेंगे कि x की y के लिए निकालना है, इसलिए MRS फार्मूले में क्या रहेगा? MRS रहेगा। और इसको निकालेंगे कैसे? इस फार्मूले से निकालेंगे, डेल्टा y बटे डेल्टा x। ठीक है,
तो आइए हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं, इस लाइन को। तो इस संयोग पर उपभोक्ता के पास जो है x की 1 मात्रा और y की 20 मात्रा है, अर्थात सेब की 1 सेब और 20 संतरा है। सेब की 1 मात्रा और संतरे की 20 मात्रा है। तो यहां पे तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, मूल अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगा? यहां पे 0 होगा, कुछ नहीं होगा। सीमांत प्रतिस्थापन दर तो तब निकलेगा जब हम अतिरिक्त मांग करते हैं, किसी वस्तु की अतिरिक्त मांग करते हैं, किसी वस्तु को हम त्यागना चाहते हैं, किसी को छोड़ना चाहते हैं या किसी को पाना चाहते हैं, ठीक ना, वहां पे यमारस उत्पन्न होता है, वहां पर यमारस निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम 20 संयोग कराते हैं। ये संयोग पर उपभोक्ता के पास 1 सेब और 20 संतरे होते हैं। अब यदि उपभोक्ता 1 सेब की अतिरिक्त मात्रा को चाहता है, यानी 1 सेब उसके पास है, वो चाहता है 1 सेब 20 संतरे हैं, वो चाहता है कि हमारी जो सेब की संख्या है वो 1 से 2 हो जाए, यानी 1 सेब और चाहता है, उसकी ये इच्छा है। तो 1 सेब की अतिरिक्त इच्छा जब वो चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है कि वाई वस्तु की क्या करना पड़ रहा है? आप देखिए कि मात्रा कम करनी पड़ रही है ना, क्योंकि वायु वस्तु की मात्रा में क्या करना पड़ रहा है? त्याग करना पड़ रहा है, परित्याग करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है ना। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि ताकि संतुष्टि का स्तर जो है बदलने न पाए। ये इन सभी संयोगों पर क्या हो? संतुष्टि का स्तर समान रहे, उसमें कोई परिवर्तन न हो। इसीलिए जो है एक की मात्रा जब हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी की मात्रा क्या करना पड़ रहा है? घटाना पड़ रहा है। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको देखते हैं। यहाँ पे डेल्टा वाई मतलब वाई में परिवर्तन। वाई में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? वाई में परिवर्तन का मतलब हुआ कि आप देखिए 20 से 14 हो गए, यही परिवर्तन है। 20 था, अब 14 हो गए, ये परिवर्तन हुआ ना। 20 का 20 ही होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 20 से 14 हुआ तो परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन मैंने आपको बताया, तो कमी हो गया तो वृद्धि। तो यहाँ क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? मतलब अंतर, डिफरेंस निकालेंगे तो 20 में से 14 निकाल देंगे, घटाएंगे। 20 - 14 कितना आ जाएगा? 6। तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा आपका? 6 होगा, मतलब 20 - 14 6 हो जाएगा। ठीक है, बटे यक्ष में परिवर्तन। यक्ष में परिवर्तन मतलब क्या हुआ कि 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? वृद्धि हुई, कमी हुई? तो वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? अंतर कितना है? तो वृद्धि 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या बनेगा? 6:1। ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। यहाँ लिखेंगे हम 6:1, 6:1। 6:1 क्या बताता है कि एक जो है अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए सेब की संतरे की 6 इकाई का क्या करना पड़ता है? परित्याग करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। यहां पर निकालेंगे सी संयोग पर। अभी 20 संयोग पर थे, सी संयोग पर आ जाते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर भी आप क्या निकालेंगे? फार्मूला वही है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। सी संयोग पे हम देखते हैं परिवर्तन। वाई में कितना परिवर्तन हुआ? परिवर्तन कहाँ से देखेंगे? यहाँ ऊपर वाले से देखेंगे। अभी इसके पहले कितना था? 14 था। 14 से कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। परिवर्तन कितना हुआ? परिवर्तन के लिए दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर कितने का है? 4 का है। इसका मतलब परिवर्तन कितने का हुआ? 4 का हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। बटे नीचे कितना है? आप एक्स वस्तु में परिवर्तन कितना हुआ? सॉरी, सी पे हैं, 2 से 3 हो गया, यानी परिवर्तन कितने का हुआ? अंतर कितने का हुआ? 1 का हुआ, 1 का हुआ। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया? 4:1। यहाँ क्या लिखेंगे? 4:1। इसी प्रकार से हम डी संयोग की बात करते हैं। वाई में परिवर्तन 10 से 8 हो गया, परिवर्तन कितने का हुआ? 2 का हुआ। तो अनुपात इसका 2 हो जाएगा, है ना, रेशियो। यहाँ पर चेंजिंग कितने का हुआ? 1 का हुआ। तो अनुपात क्या हो गया? 2:1 हो गया, है ना। ये आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर ऐसे निकाला जाता है। इसी तरीके से अंतिम संयोग ई पर जो है आप देखेंगे परिवर्तन कितने का हुआ? 1 का हुआ। यहाँ पे परिवर्तन कितने का हुआ? 1 का हुआ। तो एक्स में परिवर्तन, वाई में परिवर्तन बटे एक्स में परिवर्तन, यानी डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, अर्थात 1:1। 1:1। यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर का जो रेशियो है वो क्या हो गया? बराबर हो गया। अर्थात अब एक जो है इकाई जो है से प्राप्त करने के लिए 1 इकाई ही
संतरे का परित्याग करना पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या दिखाता है, वह यही दिखाता है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की जो है कितनी मात्रा में हम अतिरिक्त कितनी मात्रा उसकी जो है हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है या उसका परित्याग करना पड़ता है। पहले संयोग में कुछ नहीं करना है, दूसरे संयोग में आप देख रहे हैं कि एक सेब के लिए 6 संतरे का परित्याग करना पड़ेगा। दूसरे संयोग पर आप देख रहे हैं कि 4 सेब के लिए जो है एक सेब के लिए 4 संतरे का परित्याग करना पड़ रहा है। जिस संयोग में देखें तो एक सेब के लिए 2 संतरे का परित्याग करना पड़ रहा है, और इस संयोग पे देखिए तो एक जो है सेब के लिए 1 संतरे का परित्याग करना पड़ रहा है। तो ये जो है सारणी है, इस सारणी के द्वारा हमने क्या किया, सीमांत प्रतिस्थापन की गणना की। यदि सारणी को ध्यान से देखें तो इसमें जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है आप देखिए लगातार क्या है, घटती हुई दिख रही है आपको। क्यों घटती हुई दिख रही है? क्योंकि उपभोक्ता क्या करता है, किसी भी संयोग में जब एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, उसकी अतिरिक्त चाहत रखता है, उसकी अतिरिक्त मांग करता है, तो दूसरी वस्तु की मात्रा क्या करनी पड़ती है, उसको घटानी पड़ती है ना। अनधिमान वक्र, तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व के संदर्भ में आप बात करिए, है ना। वहाँ पे जो वक्र का ढाल है नीचे की तरफ क्यों होता है ना, उसका जो अनुसूची होती है इसी तरीके से क्यों होती है कि एक वस्तु की बढ़ती है दूसरे की घटती है, क्यों होती है? इसीलिए होती है ताकि संतुष्टि का स्तर न बदले, है ना। उपभोक्ता की चूंकि आय क्या होती है, निश्चित होती है, सीमित होती है ना, उसी आय से उसको संतुष्ट होना होता है। ऐसी स्थिति में उसके संतुष्टि का स्तर न बदले, है ना। इस तरीके से तटस्थता वक्र क्या है, तटस्थता वक्र किसे कहते हैं? तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है तथा प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो ये जो विभिन्न संयोग है तटस्थता वक्र हम पढ़ रहे हैं, विश्लेषण उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो सारणी हम लिए हैं, तो जो विभिन्न संयोग है वस्तुओं का, इनसे जो भी आपका आप देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो समान संतुष्टि मिलने के लिए ही एक वस्तु बढ़ता है, दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी पड़ती है। इसीलिए क्या होता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, ये घटती हुई होती है। चूंकि ये घटती हुई होती है इसीलिए इसको घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम भी कहते हैं, या इसको ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका आप देख रहे हैं विभिन्न संयोगों से जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है उसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है, वो ह्रासमान है, घटती हुई है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम भी कहते हैं। बात क्लियर हो? आइए अब हम लोग जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर को रेखा चित्र के द्वारा भी समझने का प्रयास करें। रेखा चित्र के द्वारा जो है हम सीमांत प्रतिस्थापन दर को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर सारणी के द्वारा हमने देखा कैसे इसको ज्ञात किया, हम रेखा चित्र के द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जब हम रेखा चित्र की बात करते हैं तो हम इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे, अनधिमान वक्र की बात करेंगे, उसके स्लोप की बात करेंगे। अनधिमान वक्र के स्लोप के द्वारा, उसके ढाल के द्वारा हम सीमांत प्रतिस्थापन दर को कैसे ज्ञात करते हैं। आइए हम उस चित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर हम इसको हम सीधा बनाते हैं। यहाँ पर x अक्ष होगा, यहाँ पर मूल बिंदु होगा, यहाँ पर ही y होगा, और यहाँ पर हम 2 वस्तुएं लेंगे। चूंकि अनधिमान वक्र के ढाल के द्वारा हम इसको सीखेंगे, तो अनधिमान वक्र हमको बनाना है। तो अनधिमान वक्र में क्या होता है, 2 वस्तुएं होंगी। तो यहाँ पर जो है आप एक x वस्तु ले रहे हैं, x वस्तु में हम क्या ले रहे हैं, सेब को ले रहे हैं, सेब।
सेब या यक्स की मात्रा, और यहाँ पे हम संतरा है, संतरा ले लेते हैं, संतरा y की मात्रा, यहाँ पे सेब की मात्रा, यहाँ पे हम संतरा की मात्रा, x अक्ष और y अक्ष पे, ठीक है। अब हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पर एक अनजमान वक्र बनाएंगे। अनजमान वक्र कैसे बनता है आपको पता ही है, ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है इस तरीके से, ये आईसी के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं अनजमान वक्र। और ढाल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे आईसी से होती हुई। तो मान लीजिए हम एक स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं यहाँ से, ये जो है मान लीजिए ए और ये बी है, ये ए बी जो है एक स्पर्श रेखा है। यहाँ पे जो है हम स्पर्श रेखा जहाँ पे स्पर्श कर रही है आईसी को, यहाँ पे हम दो बिंदु ले रहे हैं। मान लीजिए एक बिंदु आपका कोई भी बिंदु ले सकते हैं, मान लीजिए एक आर है, एक मान लीजिए एस, दो बिंदु हम ले रहे हैं, ठीक है। अब आर बिंदु और एस बिंदु दोनों ही क्या है, आईसी पर स्थित है। जब दोनों ही आईसी पर स्थित है, इसका मतलब है दोनों ही संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन संयोगों से एक्स और वाई की क्या मात्राएं इंडिकेट करती हैं, इसको आप देख लीजिए। यहाँ से आप इसको जो है नीचे मिला दीजिए, यहाँ इसको बगल में मिला दीजिए, तो आपको दिखने लगेगा कि एक्स और वाई की कितनी मात्राएं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, इसको मान लीजिए यम है, इसको मान लीजिए यन है, इसको मान लीजिए पी है, इसको मान लीजिए क्यू है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आर बिंदु पर जो कॉम्बिनेशन है, यहां पर यक्स वस्तु की ओएम मात्रा और ओएम मात्रा है, प्लस वाई वस्तु की कितनी मात्रा है, ओ क्यू मात्रा है। किस संयोग पर, आर संयोग पर। हम देखते हैं एस संयोग पर सेब की कितनी मात्रा है, ओएन मात्रा है। संतरे की कितनी मात्रा है, ओपी मात्रा है। ये आर एस दो संयोग हैं, आईसी पर स्थित है, दोनों ही संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब आप देखिए, मान लीजिए उपभोक्ता आर बिंदु पर है, उपभोक्ता अनधिमान वक्र के आर संयोग या आर बिंदु पर स्थित है, तटस्थ है, जहां पर उसको जो है एक्स की ओएम मात्रा और वाई की ओ क्यू मात्रा प्राप्त हो रही है। अब यदि वह आर से यस संयोग पर आना चाहता है, तो आर से एस संयोग पर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यक्स की ओएम मात्रा से एक्स्ट्रा मात्रा चाहिए। कितनी मात्रा एक्स्ट्रा चाहिए, एमएन चाहिए। एमएन चाहिए मतलब यहां पर आप देखें तो इतनी मात्रा चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा मात्रा उसको चाहिए। आर से यस संयोग पर आने के लिए उसको सेब की इतनी मात्रा एक्स्ट्रा चाहिए, अतिरिक्त मात्रा उसको चाहिए। और इतनी एक्स्ट्रा मात्रा चाहने के लिए, प्राप्त करने के लिए वाई की इतनी मात्रा का क्या करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा। यक्स की इतनी मात्रा प्राप्त करने के लिए वाई की इतनी मात्रा का परित्याग करना पड़ेगा। इतनी मात्रा यक्स की को मान लीजिए डेल्टा यक्स, और वाई की इतनी मात्रा को मान लीजिए डेल्टा वाई। तो डेल्टा यक्स अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को डेल्टा वाई, वाई की डेल्टा वाई मात्रा जो है परित्याग करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, आर संयोग से एस संयोग पर आने के लिए, अनधिमान वक्र आईसी। अब यहां पे हम
MRS निकाल लेंगे, MRS एक्स वाई, एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसे निकालेंगे? फार्मूला वही, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, आप वाई में परिवर्तन बटे एक्स में परिवर्तन, या इसी को हम कह सकते हैं कि वाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, परिवर्तन मतलब कमी या वृद्धि, तो वाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाई में कमी भी बोल सकते हैं, वाई में कमी बटे यक्स में परिवर्तन किस तरह का हो रहा है, यक्स में वृद्धि हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स में वृद्धि, तो वाई में कमी बटे यक्स में वृद्धि, इसके द्वारा जो है हम MRS एक्स वाई निकाल सकते हैं। ये IC के स्लोप के द्वारा इस तरीके से हम जो है हम सीमांत प्रतिस्थापन दर निकाल सकते हैं। ये वही चीजें हैं, सीमांत प्रतिस्थापन के जो कैसे निकाला जाता है ये हमने आपको बताया। जो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, यदि उसको हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर जो संयोग है, यहाँ पर जो हमने दो संयोग के द्वारा कैसे हम इसके ढाल के द्वारा निकाला है MRS को, वहां पे क्या हो जाएगा, स्थितियां वही हैं, इस तरीके से यहाँ पर कई सारे संयोग रहेंगे, A B C करके D करके बहुत सारे संयोग रहेंगे, और इन सब में वही आप देखेंगे इस तरीके से, आप इस तरीके से क्या है, ये क्या दिखाता है, वही चीज कि इतना वस्तु की एक्स्ट्रा एक्स की इतना मात्रा प्राप्त करने के लिए वाई की इतनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी, एक्स की इतनी मात्रा प्राप्त करने के लिए वाई की इतनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी, है ना, वही चीज है। यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, मैंने आपको बताया था कि चूंकि एक वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का क्या करता है, उपभोक्ता परित्याग करता है, ताकि संतुष्टि का स्तर में परिवर्तन न हो, इसीलिए जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने सीमांत प्रतिस्थापन दर के बारे में सारणी द्वारा और चित्र द्वारा इसको ज्ञात करने का तरीका हमने सीखा। अब हम इसी में अगला जो पॉइंट है कीमत रेखा या प्राइस लाइन, तो आइए हम लोग कीमत रेखा क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कीमत रेखा के बारे में। कीमत रेखा इसी को हम बजट रेखा भी बोलते हैं, बजट रेखा। इंग्लिश में प्राइस लाइन बोलते हैं, इसको बजट लाइन बोलते हैं। दोनों एक ही है, इसको कीमत रेखा बोलिए या बजट रेखा बोलिए। अब ये कीमत रेखा क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी उपभोक्ता, कोई भी क्रेता जब किसी वस्तु को खरीदता है या उसका उपभोग करता है, उसका क्रय करता है, तो दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वहां पे जो उसको प्रभावित करती हैं। पहला तो उसकी आय कितनी है, और दूसरा वस्तुओं की कीमतें कितनी है, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। तो वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय, ये दोनों ही प्रभावित करता है। इन दोनों के द्वारा ही ये तय होता है कि उपभोक्ता उन वस्तुओं की कितनी मात्रा को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। कीमत रेखा भी वही बाउंड्री लाइन को बताता है, सीमा रेखा को बताता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु को कितनी मात्रा में खरीद सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, क्रय शक्ति कितना वो क्रय कर सकता है, कितनी वस्तुओं का क्रय कर सकता है, ये कीमत रेखा बताता है। तो कीमत रेखा या बजट रेखा दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वर्तमान
एवं वस्तुओं की वर्तमान कीमतों पर क्रय कर सकता है या खरीद सकता है। देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या है इसमें। हमने कहा कि बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं, यहां दो वस्तुओं की बात की जा रही है, मान लीजिए एक्स वस्तु है, वाई वस्तु है। उन संयोगों को व्यक्त करता है, मतलब बहुत सारे संयोग रहेंगे और उन संयोगों को दर्शाता है कौन? कीमत रेखा। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कीमत रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है। किन संयोगों को दिखाता है? उन संयोगों को दिखाता है जो कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की कीमतों दी हुई आय और वर्तमान में वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं उसके आधार पर क्रय कर सकता है, खरीद सकता है। उन्हीं सारी संयोगों को दिखाता है। कीमत रेखा दोनों वस्तुओं को केवल उन्हीं संयोगों को दिखाता है जिनको उपभोक्ता क्या कर सकता है? क्रय कर सकता है, जिसको व्यक्ति क्रय कर सकता है, खरीद सकता है अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की कीमतों के आधार पर। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, उसकी आय, कुल आय कितनी है? मान लीजिए 100 रुपए है। कितनी उसकी कुल आय है? 100 रुपए। अब 100 रुपए जब उसकी कुल आय है तो ऐसी स्थिति में हम बात करें कि दो वस्तुएं, मान लीजिए एक वस्तु आपका चावल है और दूसरी वस्तु गेहूं। दो वस्तुएं ले रहे हैं हम, चावल और गेहूं। तो चावल की कीमत और गेहूं की कीमत आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए जो चावल की कीमत है, कीमत मतलब यहां पे रेट से है, कीमत की दर क्या है, किस दर पे चावल खरीदा जा रहा है या किस दर पे चावल बेचा जा रहा है, उपलब्ध है मार्केट में। तो मान लीजिए चावल की जो कीमत है वो है कितना? 20 रुपए। ये रुपए का सिंबल है, प्रतीक है। रुपए का ये क्या है? ये रुपए का सिंबल है। रा बना के ऐसे इस तरीके से बना देते हैं। ये रुपए का सिंबल, जैसे डॉलर का सिंबल ये होता है, ऐसे रुपए का सिंबल जो है ये होता है। ठीक है, तो 100 रुपए कुल आय है। चावल की कीमत मान लीजिए 20 रुपए प्रति किलो, प्रति किलोग्राम। ठीक है, तथा गेहूं की कीमत मान लीजिए कितनी है? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब देखिए 100 रुपए इनकम, दो वस्तुएं, उनकी कीमतें दी हुई हैं। एक दी हुई आय और वर्तमान कीमतों पर उपभोक्ता कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है, उन सारे संयोगों को दिखाता है। कौन दिखाता है? कीमत रेखा दिखाता है। अभी हमने इस एग्जाम्पल में उपभोक्ता की कितनी आय है और इन वस्तुओं की कितनी कीमत है, इस आधार पर उपभोक्ता कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है, उसके क्या क्या संयोग हो सकते हैं, अर्थात ये कौन बताता है? कीमत रेखा बताता है। तो आइए हम लोग कीमत रेखा यहाँ पे बनाएंगे और बनाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है उपभोक्ता 100 रुपए की आय के द्वारा इन कीमतों पर जो है क्या करता है? वस्तुओं की कितनी मात्रा का क्रय करता है या खरीदता है। तो आइए इसको हम रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं। रेखा चित्र के द्वारा
रेखा चित्र कैसे बनाएंगे हम? रेखा चित्र के लिए वही है कि हमको यहां पर दो अक्ष लेंगे, यहां पे x अक्ष और y अक्ष। ये x अक्ष रहेगा, यहां मूल बिंदु O होगा और यहां पे क्या होगा, ये y अक्ष होगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए, हम यहां पर दो वस्तुएं हैं, गेहूं और चावल। तो यहां पे हम गेहूं ले रहे हैं, सॉरी यहां पे हम पहले चावल है तो चावल ले रहे हैं। चावल किलोग्राम में, चावल की मात्रा है, पूरा आप लिख सकते हैं चावल की मात्रा किलोग्राम में। यहां आप लिख सकते हैं गेहूं की मात्रा, ये भी किलोग्राम में। ठीक। अब हम इस एग्जाम्पल के आधार पर ही क्या करेंगे, यहां पर कुछ हम चावल की मात्रा को यहां पे दर्शाएंगे, कुछ यहां पे दर्शाएंगे। यहां पर देखिए 100 रुपए हमारे पास है, हम चावल का ये रेट है, गेहूं का ये रेट है। 10 रुपए और 20 रुपए में चावल है, तो हम जो यहाँ पे मात्रा दर्शाएंगे वो किलो में ही दर्शाएंगे, मतलब 1 किलो 2 किलो 3 किलो के हिसाब से 10 20 30 करके नहीं लिखना है, क्योंकि जो हमारी इनकम है बहुत कम है, इसलिए 1 2 3 करके लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। और एक अनुमान लगाने के लिए आपको करना है, तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आप देखें तो कितना हो सकता है। तो अधिकतम आप देखिए, चावल 20 रुपए किलो है, तो 100 रुपए में अधिकतम कितना खरीद सकता है वो, तो 20 से भाग दे देंगे 100 में, तो 20 पंचे 100 होता है 5, अर्थात अधिकतम 5 किलो। केवल जब चावल खरीदता है तो अधिकतम कितना खरीद सकता है, वो 5 किलो खरीद सकता है। तो इसलिए चावल की कितनी मात्रा यहाँ पर लिखेंगे हम, अधिकतम 5 तक लिख सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5, आगे भी लिख सकते हैं, 6 7 करके भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जितनी आवश्यकता है आप उतना भी लिख सकते हैं, और उससे आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितनी आवश्यकता रहेगी आप उतना ही यूज करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए गेहूं की कितनी मात्रा हम यहाँ पे लें, तो एक अनुमान के लिए, है ना, एग्जाम्पल के द्वारा हम देखें तो 10 रुपए किलो है, तो अधिकतम कितनी मात्रा है, या गेहूं ही खरीदना हो तो अधिकतम कितना खरीद सकता है। तो 100 रुपए उसके पास आए हैं, तो 10 से भाग दे देंगे, 10 जमा 100, अर्थात अधिकतम कितना खरीद सकता है, वो 10 किलो खरीद सकता है। तो यहाँ 10 तक की इकाई ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ लिख भी दे रहे हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये किलोग्राम में है। ये गेहूं की मात्रा किलोग्राम में है, ये चावल की मात्रा किलोग्राम में है। अब प्राइस लाइन जो है, कीमत रेखा क्या होती है, ये हमारी जो कैपेसिटी है, क्षमता, किसके आधार पर, आय के आधार पर और कीमतों के आधार पर ही ये डिक्लेयर करता है, उसकी बाउंड्री लाइन होती है। तो मैक्सिमम गेहूं कितना खरीद सकते हैं, 10 किलो, मैक्सिमम चावल कितना खरीद सकते हैं, अधिकतम 5 किलो। ये बाउंड्री लाइन पर ही ये लाइन यहाँ से खींचते हैं, सीधी लाइन यहाँ 10 से शुरू करेंगे, जाएगा कहाँ तक, 5 है, 5 पे ही रहेगा। ठीक है। इसका नामकरण कर दें, कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ PL लिख दिया, P फॉर प्राइस, L फॉर लाइन, प्राइस लाइन कीमत रेखा, हमने PL ही लिख दिया। तो PL इस चित्र में जो है PL क्या है, ये कीमत रेखा है। आप AB करके लिख सकते हैं या कुछ अन्य भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे PL लिखा। PL क्या है, चित्र में PL जो है कीमत रेखा है। अब कीमत रेखा है, इसकी परिभाषा याद करिए कि कीमत रेखा क्या बताता है। कीमत रेखा जो है दो वस्तुओं के उन संयोगों को दिखाता है, यानी दो वस्तुएं होनी चाहिए, दो वस्तुएं हैं, उन संयोगों को दिखाता है। मतलब एक से अधिक संयोगों की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे मान लीजिए 2 संयोग हम ले रहे हैं, ठीक है। एक जो है, मान लीजिए यहाँ पर 1 किलोग्राम चावल लेते हैं। यहाँ चित्र के अनुसार जो है आपका थोड़ा बराबर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमने जो है ये जो अंक लिखे हैं ये हाथ से लिखे हैं, तो अनुमानतः सभी जो है इसके बीच की जो गैपिंग है वो बराबर नहीं है।
इसीलिए जो है ये बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप स्केल से बराबर दूरी पर नाप कर लिखेंगे तो जब भी आप करेंगे तो 1 पे 8 ही आएगा, ठीक है। इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। कम ज़्यादा आ रहा है जिसका मतलब चित्र कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा थोड़ा तिरछा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 पर 8, इसको एक संयोग मान लीजिए, मान लीजिए इस मान लीजिए कि चावल की मात्रा हम 4 यूज करें, तो जब 4 पे यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जाएगा, ये भी तिरछा जा रहा है हमारा, हाँ, क्योंकि चित्र जो है हमने हाथ से बनाया है। ये भी क्या होगा, एकदम सीधा होगा, ठीक है, सीधा। 2 पे 4 आएगा, 4 पे 2 आएगा। क्यों आएगा, इसको हम 20 संयोग मान ले रहे हैं। ऐसा क्यों आएगा, ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि आप देखेंगे कि यदि हम 1 किलोग्राम चावल खरीदते हैं तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत 20 रुपए है, तो कितना खर्च हमारा होगा, 20 रुपए होगा। जब 1 किलोग्राम चावल खरीदते हैं तो 20 रुपए खर्च हो गया, बचा कितना, 80। 80 रुपए में हम कितना किलोग्राम गेहूं खरीद सकते हैं, अब गेहूं के लिए बचेगा तो 10 से भाग दे दीजिए 80 में, तो 10 अट्ठे 80। इसका मतलब कितना खरीद सकते हैं हम, 8 किलोग्राम ही खरीद सकते हैं, क्योंकि 8 धम्मा 80 होता है और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 100 रुपये। और कुल हमारी आय कितनी है, 100 रुपये ही है। इसलिए जो है चावल की 1 मात्रा होगी तो गेहूं की कितनी होगी, 8। चावल की 1 मात्रा तो गेहूं की 8। आप इसको चाहे यहाँ लिख सकते हैं 1x + 8y, ठीक। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से यहाँ 20 संयोग पे भी देख लीजिए। हमने चावल का जो है 4 मात्रा लिया, 4 किलोग्राम। जब 4 किलोग्राम हमने चावल ले लिया तो कुल कितनी कीमत हो गई, 20 के रेट से देखा जाए तो 20 चौक 80 रुपये हो गया। जब 80 रुपये चावल पे हमने खर्च कर दिया तो बचा कितना, कुल 100 रुपये ही है, तो बचा कितना, 20 रुपये बचा। जब 20 रुपये बचा तो 20 रुपये हम कितना किलो चावल गेहूँ खरीद सकते हैं, तो 10 के हिसाब से हम 2 किलो ही खरीद सकते हैं, क्योंकि 2 धम्मा 20 होता है और दोनों मिला के 100 होता है ना। तो इस तरीके से हम जब चावल का जो है 4 मात्रा खरीद रहे हैं, 4 किलोग्राम खरीद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गेहूँ कितनी मात्रा खरीदेंगे, केवल 2 किलो मात्रा खरीदेंगे। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 4x + 2y का बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आप देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, कीमत रेखा वह रेखा है जो 2 वस्तुओं के उन संयोगों मान लीजिए AB, उन संयोगों को दिखाता है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वर्तमान कीमतों के आधार पर क्रय कर सकता है, खरीद सकता है। देखिए खरीद सकता है ना। 100 रुपए में वो इन जो भी कॉम्बिनेशन में जो भी दिखाया गया है इन मात्राओं को क्या कर सकता है, आप देखिए खरीद सकता है, क्योंकि ये उसके बजट रेखा के अंतर्गत आता है, ये कीमत रेखा के अंतर्गत आता है। तो कीमत रेखा यही दिखाता है, इसकी अधिकतम क्षमता को ही दिखाता है कि कितनी वस्तुओं की मात्रा को खरीद सकता है। तो कीमत रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी संयोग होंगे, वो सभी यही दिखाएगा कि उपभोक्ता जो है अपनी दी हुई आय से और कीमतों के आधार पर उसको खरीद सकता है। यदि कीमत रेखा के बाहर कोई बिंदु है तब क्या होगा, तब इसका मतलब ये होगा कि उपभोक्ता जो है इस वस्तु को नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये उसकी बजट रेखा के ऊपर है। बजट रेखा पर है या बजट रेखा के अंदर है तब तो वह कोई वस्तु खरीद सकता है, लेकिन यदि इससे ऊपर कोई बिंदु है तब जो है वह उन वस्तुओं को नहीं खरीद सकता। यही कीमत रेखा या बजट रेखा हमको बताती है या दिखाती है। क्लियर हो गया बजट रेखा या कीमत रेखा क्या होता है, ठीक है। देखिए बजट रेखा कीमत रेखा आपने समझ लिया। इसमें थोड़ी एक बात हम और आपको बता दें, बहुत ही संक्षेप में बताएंगे 5 मिनट के अंदर। ये जो कीमत रेखा है, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जो कीमत रेखा है इसमें भी क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए कि कीमत रेखा में परिवर्तन हो गया। कीमत रेखा परिवर्तित कब होगी, कीमत रेखा 2 स्थितियों में ही परिवर्तित होगी, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों पर डिपेंड करता है ना। तो ऐसी स्थिति में जब परिवर्तन भी होगा तो इन्हीं के कारण ही होगा,
क्योंकि क्या कहा गया है कि आय दी हुई है, कीमतें दी हुई हैं, इसका मतलब है कि आय स्थिर है, कीमतें स्थिर हैं, या दोनों स्थिर हैं। ये आपकी जो कीमत रेखा है आपकी दी हुई है ना। तो कीमत रेखा में परिवर्तन कब होगा? जब इन स्थिरता में किसी का स्थिरता क्या हो जाए, भंग हो जाए, यानी किसी एक में परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए पहली स्थिति में कब होगा परिवर्तन? जब आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय यदि कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, है ना, आय में परिवर्तन होगा, तो हमारा जो कीमत रेखा है ये भी क्या होगा, ये भी परिवर्तित हो जाएगा, है ना। कैसे परिवर्तित होगा? यदि कीमतों में वृद्धि होगी तो ये कीमत रेखा अपने मूल रेखा के समानांतर ऊपर की तरफ चला जाएगा, अपने मूल रेखा के समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, समांतर, समान, धनांतर, है ना। जब दो रेखाओं के बीच की गैपिंग, दोनों के बीच की दूरी जब सब जगह क्या हो, बराबर हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे रेल की पटरी है, दोनों के बीच की गैपिंग क्या है, सब जगह बराबर है, तभी तो ट्रेन जो है दौड़ती है, रेल दौड़ती है ना। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। ये देखिए समांतर रेखा, समान अंतर है। तो समांतर रूप में जो है क्या होता है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाती है, खिसक जाती है, या फिर यदि आय में कमी होती है तो ये नीचे की तरफ मूल रेखा से अपने ये नीचे की तरफ खिसक जाती है। लेकिन जब भी ऊपर नीचे शिफ्ट होती है तो किस रूप में होती है, समांतर। जो मूल रेखा है, मूल कीमत रेखा है, उसके समांतर ही ऊपर या नीचे होती है। ठीक, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब इसकी कीमतों में परिवर्तन होता है। मान लीजिए वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया। वस्तु की कीमत दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, है ना। तो यह जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उस वस्तु के लिए जो है, उस अक्ष पर जो है, ये आप देखेंगे कीमत रेखा ऊपर तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर तरफ खिसक जाएगा। लेकिन जिस वस्तु में जो है परिवर्तन नहीं हो रहा है कीमत में, वहां पर क्या होता है, एक छोर इसका क्या होता है, वो स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जबकि दूसरा छोर जो है ऊपर तरफ शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है। कब ऐसा होता है? जब एक वस्तु की में परिवर्तन होता है। जिस वस्तु में परिवर्तन होता है उसी वस्तु की तरफ का जो छोर होता है ये ऊपर तरफ शिफ्ट हो जाता है। वृद्धि होने पर, कमी होने पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। या फिर कभी कभी सिचुएशन आता है कि दोनों वस्तुओं में पारस्परिक रूप से दोनों वस्तुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है कीमतों में। जब दोनों वस्तुओं में पारस्परिक रूप से परिवर्तन जब होता है तो कीमतों में जो परिवर्तन होगा, कीमत लाइन इस तरीके से हो जाएगी। दोनों में परिवर्तन होगा तो कीमतें जो है, कीमत रेखा इस तरीके से दोनों क्या होती है, परस्पर एक दूसरे को काटती भी हैं, है ना। तो ये इस तरीके से जो है कीमत रेखा में क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है। यदि उसकी आय में वृद्धि होती है या कमी होती है, अर्थात आय में जब परिवर्तन होता है तब उसमें परिवर्तन हो सकता है कीमत रेखा में, या फिर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है तब जो है कीमत रेखा में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि ये इसी पर डिपेंड करता है, इसी को बताता है ना। यही मेन आधार है कीमत रेखा का, है ना। क्योंकि कीमत रेखा क्या बताता है, यही बताता है ना, कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है, उन संयोगों को बताता है जो कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वर्तमान कीमतों पर क्रय कर सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कीमत रेखा कहते हैं। तो आज हम लोगों ने जो है तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत ही एक टॉपिक था जिसका नाम प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कीमत रेखा या बजट रेखा के बारे में भी अध्ययन किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। दर्शक